नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अकाउंट समाधान पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिटेल करेंगे ब्रांच अकाउंटिंग के टॉपिक को। बाकी जितने भी वीडियोस मैंने अभी अपलोड किए हैं, जिस भी बिजनेस या ट्रेड से रिलेटेड है, जब आप किसी ब्रांच में एज ए ब्रांच अकाउंटेंट ज्वाइन करते हैं तो बाकी सारी चीज़ें सेम होती है, लेकिन कुछ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको अलग से परफॉर्म करनी होती है। उन सब चीज़ों के बारे में आज डिटेल करेंगे वीडियो में। सबसे पहला, ब्रांच अकाउंटिंग के लिए आपको समझना होगा कि एक ऐसी कंपनी आप ज्वाइन करते हैं जिसका इंडिया में किसी एक जगह पे हेड ऑफिस है और बाकी कई शहरों में उसकी ब्रांचेज हैं, वो काम कर रही है। जीएसटी रिजीम आने के बाद साथियों आपको पता है कि हर स्टेट के लिए अलग जीएसटी नंबर लिया जाता है। अब आप मानिए कि आपने एक ऐसी कंपनी ज्वाइन की है जिसका हेड ऑफिस मुंबई में है, लेकिन आपको किसी और स्टेट में जहाँ पर कंपनी की ब्रांच है, एज ए ब्रांच अकाउंटेंट आपको वहाँ पे जॉब मिलता है। अब मान लीजिए कि आपने राजस्थान के जयपुर में ब्रांच ज्वाइन की है किसी कंपनी की, और ब्रांच अकाउंटेंट के रूप में आपको वहाँ पे काम करना है। तो बाकी अकाउंटिंग जैसे आप करते आ रहे हैं वैसे करनी है, लेकिन कुछ एक चीज़ें आपके लिए बदल जाती है। वो जो अलग से जो चीज़ें आपको परफॉर्म करनी है, वो टास्क कौन से हैं, सिर्फ उनके बारे में डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। जब मैंने ग्रुप से रिलेटेड वीडियोस अपलोड किए थे कि टैली प्राइम में कौन कौन से ग्रुप हैं, किस किस तरीके से आपको लेजर क्रिएट करने हैं, किस ग्रुप के अंडर में उनको क्रिएट करना है, ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। 7 वीडियोज इससे रिलेटेड मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। आपको ग्रुपिंग से संबंधित कोई समस्या है तो आप उनको एक बार कंसीडर ज़रूर कीजिए। एक ग्रुप मैंने उसमें छोड़ दिया था और वो था ब्रांच और डिविजन्स का। वो मैंने इसलिए उस समय छोड़ दिया कि जब ब्रांच अकाउंटिंग का टॉपिक मैं डिटेल करूँगा उस समय ब्रांच डिवीज़न का ग्रुप भी उसमें साथ में कंसिडर हम लोग कर लेंगे, ताकि सब्जेक्ट भी आपके अच्छे से समझ में आ जाए। साथ ही साथ यदि किसी साथी को किसी ब्रांच में काम करने का मौका मिलता है तो वहाँ पे ब्रांच अकाउंटिंग किस तरीके से की जाती है उसकी नॉलेज भी आप लोगों तक मैं पहुँचा सकूँ। इसके लिए मैंने उस समय ब्रांच डिवीज़न के ग्रुप को डिस्कस नहीं किया था। आज के वीडियो में ब्रांच अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ब्रांच डिवीज़न ग्रुप दोनों एक साथ ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो के बारे में जो भी आपकी राय है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स एक्चुअली हमें मोटिवेट करते हैं साथियों। चाहे आपकी कोई क्वेरी है, चाहे वीडियो को लेके आपका कोई फीडबैक है, तो कमेंट ज़रूर किया कीजिए। सबसे पहले कुछ एक लेजर्स हमको क्रिएट करने होते हैं। एक ब्रांच में काम करने के दौरान बाकी लेजर तो आप क्रिएट करते ही करते हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा लेजर्स आपको क्रिएट करने हैं। यहाँ हम एग्जांपल लेंगे साथियों। हेड ऑफिस आपका कंपनी का है महाराष्ट्र मुंबई में, आपको जयपुर राजस्थान की ब्रांच में पोस्टिंग मिली है। साथ ही साथ कंपनी के जो ऑफिसेस हैं, ब्रांच ऑफिसेस, एक ब्रांच ऑफिस है कंपनी का दिल्ली में, दूसरा है पंजाब में, तीसरा है यूपी में। 3 ब्रांचेज कंसिडर कर लेते हैं हम, बाकी अभी नहीं करते हैं ज़्यादा। तो इससे क्या सब्जेक्ट आप समझ पाएंगे। तो सबसे पहले क्रिएट करने हैं आपको हेड ऑफिस का लेजर। साथ ही साथ जो बाकी ब्रांचेज के साथ भी आपकी डीलिंग होती है, तो जिस जिस ब्रांच के साथ डीलिंग आपकी होने वाली है उस ब्रांच का आपको लेजर क्रिएट करना है। यहाँ सिर्फ एग्जाम्पल के लिए हम लोग 3 ब्रांचेज ले रहे हैं जहाँ आपका डीलिंग रहेगी, जहाँ के ट्रांजेक्शन्स आपको एक दूसरे ब्रांचेज के रिकॉर्ड करने होंगे।
तो वो किस तरीके से आपको करने हैं वो हम बताते हैं। वाउचर्स में आगे हम ऑल्ट सी शॉर्टकट से हम लोग लेजर क्रिएट करेंगे। सबसे पहले मुंबई एचओ अकाउंट, इसको आप दे दीजिए ब्रांच डिविजन्स ग्रुप में। बाकी चीज़ें यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं, जीएसटी एप्लीकेबल करना है नहीं करना है, क्या एड्रेस है, क्या जीएसटी नंबर है, वो सब कुछ हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मेन जो मोटिव है वो है हमारा ब्रांच अकाउंटिंग का, तो इसको कर देते हैं सेव। सेकेंड लेजर हम लोग ओपन करते हैं दिल्ली ब्रांच अकाउंट, अगेन ब्रांच एंड डिविजन्स, और कंट्रोल ऐसे कर देते हैं सेव। इसके बाद थर्ड आता है पंजाब ब्रांच अकाउंट, ब्रांच डिविजन्स, अगेन सेव कर देंगे कंट्रोल ए से। थर्ड आपका आ गया उत्तर प्रदेश ब्रांच अकाउंट, ब्रांच डिविजन्स में लेंगे और इसको भी कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। अब जो बाकी ब्रांचेज है उनके साथ आपकी किस तरीके की डीलिंग आपको मिलती है, जो आपको एंट्रीज है रिकॉर्ड करनी है। मान लीजिए दिल्ली ब्रांच ने जयपुर में किसी कस्टमर को गुड्स की सप्लाई की है और गुड्स का अमाउंट है वो है 1 लाख रुपए। अब सेल की है तो उसमें जयपुर ब्रांच जहाँ के आप काम कर रहे हैं वहाँ आपका कोई भी रोल नहीं है। दिल्ली ऑफिस सेल करेगा, सेल का इनवॉइस जनरेट करेगा और कस्टमर को भेज देगा। अब कस्टमर को दिल्ली ऑफिस को पेमेंट करना है, लेकिन कन्वीनियंस के लिए कस्टमर जयपुर की ब्रांच को पेमेंट वो कर देता है, क्योंकि कस्टमर का जयपुर की ब्रांच के साथ भी डीलिंग है, दिल्ली ब्रांच के साथ भी डीलिंग है, और बाकी भी हो सकता है किसी और ब्रांचेज या डायरेक्टली जो हेड ऑफिस है उसके साथ भी डीलिंग हो। तो कस्टमर अपनी कन्वीनियंस से पेमेंट कर देता है जयपुर ब्रांच में। तो सबसे पहले क्रिएट करते हैं हम एक बैंक अकाउंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अंडर दे देंगे इसको बैंक अकाउंट्स और सेव कर देंगे। रिसीट बुक करेंगे F6 से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका पेमेंट आया है, लेजर क्रिएट करते हैं पार्टी का। मान लीजिए ABC ट्रेडर्स है जो आपका सन्डी डेटर्स है, इसको हम सेव कर रहे हैं। जीएसटी डिटेल्स वगैरह कुछ नहीं फिल कर रहे हैं, सिर्फ हमको जो ब्रांच अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करना है। ABC ट्रेडर्स ने 1 लाख रुपए का पेमेंट आपको कर दिया है। तो अब आप जब रिसीट की एंट्री करेंगे तो जब ये नरेशन आप लोग डालते हैं तो आपको नरेशन में क्लियरली मेंशन करना है पेमेंट रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ दिल्ली ब्रांच, यानी कि जो आपको ये पेमेंट मिला है ABC ट्रेडर्स का जो लेजर है उसमें आपने कोई सेल बुक नहीं करी है, कोई सर्विसेज है वो सप्लाई नहीं की है, सिंपली आपने दिल्ली ब्रांच की जो डील थी उसका पेमेंट जयपुर ब्रांच में रिसीव किया है। तो आपने एंट्री पास करते समय नरेशन में ये क्लियरली मेंशन कर दिया, ताकि जब भी आप इस एंट्री को देखेंगे तो आपको ये पता रहेगा कि आपने दिल्ली ब्रांच के बिहाफ पे इस पेमेंट को रिसीव किया है। एंट्री कर देंगे सेव। अब आपको एक और एंट्री पास करनी है, वो होगी आपकी जर्नल एंट्री। F7 से जर्नल एंट्री पास करेंगे, सेम डेट में आप पास करेंगे ताकि एंट्री का जो इफ़ेक्ट है वो नील हो जाए। यहाँ पे आप करेंगे ABC ट्रेडर्स को डेबिट करेंगे, क्योंकि अभी ABC ट्रेडर्स का जो लेजर है उसमें आपका 1 लाख रुपए का जो पेमेंट किया है वो क्रेडिट हो गया है। तो आपको ABC ट्रेडर्स को डेबिट करना है और क्रेडिट करना है यहाँ पे दिल्ली ब्रांच अकाउंट, यानी कि ABC ट्रेडर्स जो आपके पास पेमेंट कर रहा है उससे उसका बैलेंस क्रेडिट में आपके पास खड़ा रह गया है, उसको आपको सेटल डाउन करना है। सेल तो आप करेंगे नहीं, न आपका वो क्रेडिटर है, तो आपको इस लेजर को सेटल डाउन करने के लिए क्या करना होगा, एक JV पास करना होगा। वो होगा ABC ट्रेडर्स को डेबिट करना है,
पेमेंट आपको मिला है दिल्ली ब्रांच अकाउंट के बिहाफ पे, तो दिल्ली ब्रांच को आपको क्रेडिट करना है। नरेशन आपको इसी तरीके से डाल देना है कि आपने जो डेबिट किया है एबीसी को, बीइंग डेबिटेड फॉर सेल प्रोसीड्स दिल्ली ब्रांच। यदि आपके पास इसका कोई सेल का इन्वॉइस है, टैक्स इन्वॉइस या बिल ऑफ सप्लाई जिसका नंबर वगैरह भी है या कॉपी, कई बार क्या होता है कि ब्रांच आपस में शेयर कर देते हैं ताकि आपको पता रहे कि आपके पास किस इन्वॉइस का पैसा वो आ रहा है। तो यहाँ पे आप उसका इन्वॉइस का रेफरेंस नंबर है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा इसमें आसानी हो जाती है आपको। और इसको आप कर दीजिए सेव। अब जब आप लेजर देखते हैं तो हम देखेंगे कि जब आप एबीसी ट्रेडर्स का अकाउंट देखते हैं तो आपको उसका लेजर इस तरीके से मिलेगा देखने को। पहले आपने रिसीट किया 1 लाख रुपए और 1 लाख रुपए का आपने जेबी पास कर दिया है, बैलेंस इनका है नील। जब आप दिल्ली ब्रांच का अकाउंट देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिल्ली ब्रांच का अकाउंट 1 लाख रुपए से क्रेडिट है। और वो क्रेडिट क्यों है? क्योंकि आपको एबीसी ट्रेडर्स ने उसका पैसा दिया है। पैसा बेसिकली मिलना था दिल्ली ब्रांच को, लेकिन दिल्ली ब्रांच को पैसा नहीं मिला है और वो पैसा मिल गया है जयपुर ब्रांच को। तो आपको अपनी बुक्स में जो पेमेंट 1 लाख का आया है, जो कि बिना किसी सेल कंसिडरेशन, बिना किसी सर्विसेज की सप्लाई के आपके पास आ गया है, उसको नॉक ऑफ करना है। और इसके लिए आप ये जेबी पास करेंगे और दिल्ली ब्रांच की बुक्स को है वो क्रेडिट करेंगे। सेम इसी तरीके से दिल्ली ब्रांच अपनी बुक्स में क्या एंट्री डालेगी वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि अपन ने ब्रांच अकाउंटिंग में अकाउंटिंग लिए सिर्फ जयपुर की, लेकिन जब दिल्ली में वो एंट्री होगी तो किस तरीके से पास होगी वो भी हम कर देते हैं। दिल्ली अपनी बुक्स में एंट्री पास करेगा, सेल का इनवॉइस जनरेट करना है उनको, तो वो सेल करेगा एबीसी ट्रेडर्स। इसके साथ ही सेल्स अकाउंट, हम लोग यहाँ पे आइटम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए एंट्री पास की जा रही है सेल की। यदि इन्वेंट्री आप सेल कर रहे हैं तो आपको इन्वेंट्री वाइज अकाउंटिंग मेंटेन करनी है। मल्टीनेशनल कंपनी है या कोई इतनी बड़ी कंपनी है जो वेरियस लोकेशंस पे काम कर रही है, तो आप मान के चलिए आपको इन्वेंट्री वाइज ही अकाउंटिंग वहाँ पे मेंटेन करनी है। तो यहाँ पे सेल अकाउंट कर देंगे हम, सेल्स अकाउंट, और इसको कर देंगे हम सेव। सेल्स हो गई आपकी 1 लाख रुपए से, और यहाँ पे बिल का नंबर वगैरह जो भी है वो ब्रांच का अकाउंटेंट वहाँ का डाल देगा। अब पेमेंट आ गया है जयपुर ब्रांच में, तो वहाँ पे एंट्री की जाएगी साथियों जनरल में। अब यहाँ पे एंट्री क्या होगी, दिल्ली ब्रांच की बुक्स में जैसे हमने जयपुर ब्रांच में दिल्ली ब्रांच को क्रेडिट किया है, इसी तरीके से दिल्ली ब्रांच अपनी बुक्स में जयपुर ब्रांच को डेबिट करते हुए एबीसी ट्रेडर्स है उसको क्रेडिट कर देगा। तो दिल्ली ब्रांच की बुक्स में भी एबीसी ट्रेडर्स का बैलेंस है वो नील हो गया है, और जयपुर ब्रांच का अकाउंट है वो 1 लाख रुपए से डेबिट रहेगा। तो जयपुर ब्रांच में दिल्ली ब्रांच का अकाउंट 1 लाख रुपए से क्रेडिट है, लाइकवाइज दिल्ली ब्रांच में जयपुर ब्रांच का अकाउंट 1 लाख से डेबिट है। यानी कि दोनों ब्रांचेज के बैलेंसेज है वो टैली कर रहे हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज में खासकर इंटर ब्रांच रिकन्सिलिएशंस किए जाते हैं, क्योंकि जब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो क्वार्टरली या मंथली बेसिस पे इंटर ब्रांच रिकन्सिलिएशंस किए जाते हैं। यहाँ मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहूँगा साथियों। एक और, जब मैंने मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन की थी मेरे करियर के शुरुआती वर्षों में, तो मैंने भी एज ए ब्रांच अकाउंटेंट जॉब किया था। लगभग 3 साल तक मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया था। उस कंपनी की पैन इंडिया बेसिस पे 13 ब्रांचेस थी और हेड ऑफिस था उनका मुंबई में। तो मुंबई एचओ अकाउंट के साथ तो डीलिंग थी, ट्रांजैक्शंस होते ही होते थे, क्योंकि जब भी पैसा चाहिए होता था, यहाँ किसी वेंडर्स को पेमेंट करना है, परचेज करना है, तो सप्लायर्स को पेमेंट करना है, तो यहाँ पे पैसा यदि नहीं है तो हमको
हेड ऑफिस से पैसा मंगवाना होता था तो बैंक अकाउंट में ब्रांच का बैंक अकाउंट भी सेपरेटली मैनेज किया जाता था। कई बार ऐसा भी होता है कि इन किन्हीं कंपनीज़ में कि जो अकाउंट है वो आपका एक ही होता है और आपको सिर्फ रिक्वेस्ट डालनी होती है पेमेंट की कि ये बैंक डिटेल्स है और इसको आप लोग पेमेंट कर दीजिए। तो आपका जो हेड ऑफिस है, जो बैंक डिटेल आपने भेजी है उस बैंक डिटेल के बेसिस पे वहाँ से पेमेंट है वो इशू कर देता है। तो उस केस में भी आपको चाहे पेमेंट आपने किया है चाहे हेड ऑफिस ने डायरेक्टली किया है, आपको पेमेंट की एंट्री अपनी बुक्स में पास करनी होगी। तो जब मैं जॉब करता था तो वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स ऐसे होते थे जो वेरियस ब्रांचेस के इधर उधर पेमेंट आ गया, किसी ने सेल कर दी, किसी ब्रांच ने ऑर्डर ले लिया, माल डिस्पैच कर रहा है कोई दूसरा ब्रांच। तो ये सब चीज़ें रेगुलर बेसिस पे आपके सामने आती है और आपको इन सब की अकाउंटिंग करनी होती है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें मैनेज करनी है और जितने भी ब्रांचेज के साथ आपकी डीलिंग होती है उन सभी ब्रांचेज के आपको लेजर मेंटेन करने हैं और पेमेंट रिसीट की एंट्रियां आपको जेबी पास करते हुए करनी है। जैसा आपके हेड ऑफिस द्वारा आपको कहा जाए कि आपको मंथली रिकन्सिलिएशंस बनाने हैं या क्वार्टरली रिकन्सिलिएशंस बनाने हैं, वो रिकन्सिलिएशन आपको करने हैं सो दैट कि जो बैलेंस आपकी ब्रांच की बुक्स में उस पर्टिकुलर ब्रांच का आ रहा है उस ब्रांच की बुक्स में भी आपका वही बैलेंस आ रहा हो। यदि कोई वेरिएशन है तो उस वेरिएशन को ढूंढा जाता है कि ये जो एंट्री कोई मिसिंग है या कोई एडिशनल एंट्री है तो उसको ढूंढा जाता है कि ये किस वजह से है और अकॉर्डिंगली उसको रेक्टिफाई किया जाता है और ब्रांच रिकन्सिलिएशन किया जाता है। उम्मीद करता हूँ साथियों आज का वीडियो आप लोगों के लिए लाभदायक रहेगा। वीडियो को लेकर जो भी आपकी राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट टाइम।